स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी टीम आपको बताएंगे दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी समेत सारे बड़े सांसदों ने जब लगाया जमावड़ा तो आखिरकार चुनाव के नतीजों में मिली है कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत। बताएंगे कहां पर थाना घेरने के बाद रिजल्ट सामने आने से कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे जब इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता, तो अचानक से मीटिंग के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली दोस्तों और उंगली उठाने को लेकर हो गया आपस में विवाद। बताएंगे किस तरीके से उंगली दिखा दिखाकर बात करने पर सामने से आया जवाब की उंगली नीचे करके करो बात। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जहां भी चुनाव को लेकर थोड़ा बहुत भी इधर उधर की बातें होने लगे, यानी चुनाव में थोड़ी भी गड़बड़ी नजर आए, तो तुरंत जोरदार तरीके से विपक्ष को मैदान में उतरकर विरोध करना चाहिए, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर लोकल बॉडी के चुनाव करवाए गए दोस्तों। उपचुनाव को लेकर जगह जगह पर वोट हुए थे। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से लेकर पार्टी के सांसद और उप प्रभारी सबके सब मैदान में उतरकर थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी मौजूद थे दोस्तों। उनके साथ में उप प्रभारी संजना जाटव भी मौजूद थी और लोकतंत्र की आवाज को जोर शोर से उठाया गया दोस्तों। जोरदार प्रदर्शन का असर यह हुआ कि उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को कई सारी सीटों पर बंपर जीत मिली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हुए नगर पालिका के उपचुनाव में परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों के अंदर नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षदों के पोस्ट को लेकर चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की है। कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष से लेकर कई वार्डों के अंदर चुनाव जीता है दोस्तों। रीवा जिले के सिमरिया नगर पालिका के अध्यक्ष पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने पद्मा कुशवाहा ने बीजेपी के आराधना विश्वकर्मा को 743 वोटों से हरा दिया और अध्यक्ष पोस्ट के लिए 8172 वोट पड़े थे, जिसमें से 133 मत कांग्रेस पार्टी की पद्मा कुशवाहा को 4391 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी की आराधना विश्वकर्मा को 3648 वोट मिले और 743 वोट से यहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार आराम से चुनाव जीत गया। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी को नगर पालिका के चुनाव में किसी भी तरीके के धांधली को रोकने के लिए जो प्रयास करने पड़े, पार्टी को थाना तक घेरना पड़ा, इसका असर हुआ और कहीं ना कहीं सफलता मिली है। अगर आप भी मानते हैं कि स्थानीय स्तर के चुनाव में जीत जाना काफी मुश्किल काम है, खासकर विपक्ष के लिए जो सत्ता में नहीं है, और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से इस जुगाड़ में रहता है कि जैसे तैसे उनके क्षेत्र से सत्ताधारी पार्टी का नेता चुनाव जीतकर जाए, ताकि मुख्यमंत्री और मंत्री के नजर में अधिकारियों की छवि और अच्छी बन जाए कि उनके रहते हुए बीजेपी को जीत मिल गई नगर निकाय या स्थानीय चुनाव में। इसके बावजूद दोस्तों, यानी अधिकारियों की सत्ता पक्ष के समर्थन में होती मानसिकता के बावजूद अगर विपक्ष का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट के तौर पर, बहुत बड़े जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी को इसी तरीके से जहां भी थोड़ी भी धांधली की भनक लगे, वहां पर इसी तरीके से खुलकर मैदान में उतरना चाहिए और डंके की चोट पर विरोध करना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग के साथ में 2.5 घंटे चली बैठक के बाद केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि देश में अब ईवीएम के बजाय सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल्स में हेरा फेरी करके वोट चोरी की जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के 10 सांसदों और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश्वर कुमार से करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात की है, लेकिन चुनाव आयोग उनके उठाए गए सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 नवंबर को भी चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए थे, लेकिन ना तो अब तक कोई जवाब मिला, ना ही अब दोबारा से जब पहुंचे तब भी कोई जवाब मिला, यानी कोई जवाब दिया ही नहीं जा रहा। उन्होंने एक ऐसे वाकया का जिक्र किया है दोस्तों, इससे लग रहा है कि विवाद काफी ज्यादा आगे बढ़ गया होगा। दरअसल बैठक के दौरान घटनाक्रम का एक जिक्र करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार अभिषेक बनर्जी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ उंगली उठाकर बातें कर रहे थे, यानी दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने साफ शब्दों में बोल दिया कि उंगली नीचे करके बात करो। आप मनोनीत हो यानी नॉमिनेटेड व्यक्ति हो और हम लोग जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, हम किसी के दास या गुलाम नहीं है। उन्होंने सीईसी को यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चुनौती दी कि यदि उनमें हिम्मत है तो बैठक की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे और मीडिया के सामने रखे। इससे पता चलेगा कि कैसा व्यवहार राजनीतिक पार्टी के साथ में किया गया। यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उंगली दिखा दिखाकर ज्ञानेश कुमार बात कर रहे थे। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जवाब दे दिया और साफ शब्दों में बोल दिया कि वो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे, उंगली नीचे करके बात करिए। यानी दोस्तों ज्ञानेश कुमार को उल्टा फटकार लगाई गई है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी द्वारा बोली गई इन सारी बातों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और उनको फुटेज जारी करनी चाहिए। अगर अभिषेक बनर्जी गलत बोल रहे हैं तो फुटेज जारी करने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है, ये सिंपल सा सवाल है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर
मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर एक बार फिर से विवाद हो गया है दोस्तों। कुंभ मेले के दौरान मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद खड़ा किया गया था और अब एक बार फिर से जब माघ मेला होने जा रहा है तब प्रशासन के द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा गया है मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगने दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इस वर्ष माघ मेले में सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। ये सवाल है नियमों का भ्रामक हवाला देना। बताए कि सत्ता के अहंकार की आग पर चढ़े दंभ के तवे पर चापलूसी की रोटी सेकने वाले किस नियम में यह बात लिखा हुआ है। पीडीए समाज इससे आहत हुआ है, यानी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाने दी जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि प्रयागराज के जो जिला अधिकारी है उन्होंने ऐसा किया है। दोस्तों ये वही जिला अधिकारी है जो रोटी सेक रहे थे योगी आदित्यनाथ के करीबी बाबा सतुआ बाबा के साथ में, जिसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधते हुए कहा था कि ज्यादा सतुआ बाबा के साथ में घूमने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों जो डीएम है, यहाँ के स्थानीय डीएम साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को खुश करने का काम करते रहते हैं और यही बड़ा कारण है कि अखिलेश यादव ने इसी और तंज कसते हुए चापलूस की रोटी सेकने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी स्थानीय डीएम को निशाने पर लिया गया है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मेरठ के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ सरेआम दुष्कर्म किए जा रहे हैं और भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीदने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान जैसा गद्दार बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिकुर रहमान को 9.5 करोड़ रुपए में खरीद रहा है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम दौराला में आकर एक बार फिर से अटल स्मृति सम्मेलन के दौरान ये विवादित बयान दे रहे थे। दोस्तों यानी सोचिए बीसीसीआई जो एक तरीके से राजनीतिक पार्टी के ही कंट्रोल में है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता वाले लोग हैं वही लोग बीसीसीआई चला रहे हैं और आईसीसी का जो चीफ है वो भी अमित शाह का बेटा जय शाह है और आरोप लगाया जा रहा है शाहरुख खान पर कि वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं। अगर बीसीसीआई या आईसीसी वाले फैसला ले ले तो बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए नहीं आएगा, उसको कोई खरीदेगा भी नहीं दोस्तों। लेकिन जब अमित शाह का बेटा ही आईसीसी का चीफ बना पड़ा है और वो किसी को रोकने को तैयार नहीं है, तो भाजपा के नेताओं के द्वारा यह बयान देना शाहरुख खान के खिलाफ इनकी जहरीली मानसिकता को दिखाता है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज से आते हैं शाहरुख खान, तो इसीलिए उनको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। दो शब्द बीजेपी के नेता संगीत सोम के लिए लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों इनको जब से समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने चुनाव हरा दिया तब से ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से बौखला चुके हैं संगीत सोम। आप लोग इसके बारे में दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मणिपुर के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केईसम मेघचंद्र ने बुधवार को कहा कि जातीय संघर्ष से ग्रस्त राज्य में नए साल में शांति और सामान्य स्थिति तभी बहाल हो सकती है अगर विधानसभा को भंग कर दिया जाए और नए सिरे से चुनाव करवाया जाए। दरअसल मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वापस से सरकार बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है और इसी और इशारा करते हुए निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर विधानसभा को भंग किया गया और दोबारा से चुनाव कराए गए तो लोग नए जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजेंगे और वही मणिपुर के अंदर अच्छे से शांति को बहाल कर पाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिनों तक तो विधानसभा को एनिमेशन सस्पेंशन पर रखा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वापस से सरकार गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू कर रही है। दोस्तों हो सकता है फिर से बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़वाया जाए और दोबारा से सरकार बनाई जाए। हालांकि चुनाव होने के चांस बहुत कम है और वापस से विधायकों को इकट्ठा करके एन बीरेन सिंह के लिए माहौल बना सकते हैं अमित शाह। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लिया है। दोस्तों सक्रिय राजनीति में लाने की मांग जो लगातार चल रही है आखिरकार वो जल्द पूरी होने वाली है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार के युवाओं को निशांत कुमार से उम्मीद है। वो शिक्षित और सुलझे हुए नौजवान है। बिहार जैसे राज्य में लोगों को लगता है कि निशांत कुमार जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए और राजनीति को नई दिशा देनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार जल्द से जल्द राजनीति में आए, लेकिन ये फैसला उन्हें स्वयं करना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को करना है। मुख्यमंत्री को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना यह है कि मुख्यमंत्री जी को अपने बेटे को आगे करना चाहिए। निशांत कुमार के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं और निशांत को लेकर नीतीश कुमार फैसला लेंगे, ये सबको पता है दोस्तों। लेकिन क्या फैसला लेंगे ये बातें भी लगभग सबको पता है कि वो राजनीति में एंट्री करवाएंगे ही करवाएंगे। महीना और डेट क्या होगा ये तय करने का काम नीतीश कुमार का है। आप लोग क्या समझते हैं कि नीतीश का बेटा निशांत राजनीति में सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर ये आएंगे और जाएंगे वाली स्थिति होगी इनकी? लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि राजनीति में आगे बढ़ पाना काफी मुश्किल का काम है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एआई की मदद से किया जा रहा है और एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि मतदाता सूची में एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय को घेर लेगी। यानी जिस तरीके से पहला ड्राफ्ट आया था उसके बाद दूसरे ड्राफ्ट को लेकर एप्लीकेशन मंगाया जा रहा है। दोस्तों तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को संदिग्ध के लिस्ट में डाल दिया गया है, जिससे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को पता चल चुका है कि जरूर कुछ ना कुछ नया लोचा करने
करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए साफ तौर पर ममता बनर्जी ने बांकुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और ईसीआई वालों को धमकी दी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों के, कि सीधा दफ्तर घेरने के लिए दिल्ली आ जाएंगे तृणमूल कांग्रेस के लोग। साथ साथ दोस्तों एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री और हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने रविवार को एक ही दिन में दो अलग अलग समय पर फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 12 में निर्मित अटल पुस्तकालय का 2 बार उद्घाटन कर डाला। दोस्तों केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल दोनों रविवार को एक दूसरे द्वारा किए गए उद्घाटन की जानकारी होने से इंकार करते नजर आए। दरअसल दोस्तों जो खबर थी उसके अनुसार पहले कैबिनेट मंत्री ने उद्घाटन किया, बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने उसी लाइब्रेरी का फीता काटा। हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल और उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पुस्तकालय भवन के उद्घाटन करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर दोस्तों 3 करोड़ 85 लाख की लागत से टाउन पार्क में बने अटल पुस्तकालय की उद्घाटन का आधिकारिक निर्माण जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से किया गया। निर्माण के अनुसार इस भवन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गुर्जर द्वारा राज्यसभा के सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर और हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह और राज्य के राजस्व मंत्री विपुल गोयल के साथ साथ महापौर प्रवीण जोशी की मौजूदगी में किया जाना था। रविवार को सुरेंद्र नागर ने 16 सेक्टर के अंदर विपुल गोयल के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात रेडियो संबोधन को सुना और लगभग 12:30 बजे के आसपास दोनों नेता खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर और महापौर जोशी के साथ सेक्टर 12 पहुंचकर अटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में गुर्जर कुछ विधायकों के साथ उद्घाटन स्थल पर पहुंचकर आधिकारिक तौर पर उन्होंने भी फीता काटा। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री से लेकर जो स्थानीय सरकार का मंत्री है दोस्तों दोनों के दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दोनों के दोनों एक काम का क्रेडिट लेने के लिए होड़ में लगे पड़े हैं। इससे पता चलता है कि एक ही काम के क्रेडिट के लिए कितने बीजेपी के लोग अति उत्साहित नजर आते हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और एक ही काम के 2 बार उद्घाटन करने को आप क्या समझते हैं? चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च आयोजित करके एंजल चकमा को न्याय दिलाने की मांग की। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस के बनाए गए नफरत के माहौल की वजह से चकमा की मृत्यु हुई है। एनएसयूआई की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, मोमबत्ती लाइट जलाई गई दोस्तों और विरोध करते हुए वरुण चौधरी भी इस दौरान मौजूद थे और सभी ने मिलकर इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस की ओर से आत्मा को श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद फैसला लिया है कि आने वाले दिनों के अंदर इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा जाएगा जब तक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, जब तक हर एक अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता। अभी जो मेन अपराधी है दोस्तों उसका अता पता नहीं है, क्योंकि वो नेपाल चला गया था। ऐसी जानकारी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दी थी। ऐसे में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर अभी सिर्फ अमेरिका दावा कर रहा था कि अमेरिका के कहने पर भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर किया यानी आपस में युद्ध को रोका, लेकिन अब चाइना भी मैदान में कूदा है दोस्तों। चाइना ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता संबंधित चीन का दावा चिंताजनक है। ऐसे में सरकार के स्तर पर इस पर स्पष्टता सामने आनी चाहिए। यानी पहले डोनाल्ड ट्रंप हर जगह घूम घूम कर बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाता है, लेकिन उसने रुकवा दिया और अब चाइना भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अमेरिका के द्वारा किए गए दावे का खंडन नहीं किया, तो चाइना वालों को मौका मिल गया कि अगर बीजेपी की सरकार इस पर ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही तो चाइना वाले अगर क्लेम कर देंगे तो चाइना के खिलाफ भी मोदी सरकार कुछ नहीं बोलेगी। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारत की छवि को मिलकर सब खराब करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इतनी ज्यादा कमजोर है कि ये ना कुछ बोलते हैं और ना ही पूरी तरीके से स्पष्टीकरण देते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो कुल मिलाकर दोस्तों चाइना भी अब लगे हाथ दावा करने लगा है। अगर आप भी मानते हैं कि चाइना भी समझ गया कि मोदी सरकार कुछ नहीं बोलेगी तो जो मन करे वो बोल दो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपा वालों को हिम्मत जुटानी चाहिए और बताना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दावा करता है और जो चाइना अब दावा करने लगा है कि ये बातें सही है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच को युद्ध जो था उसे रुकवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी चाइना ने। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अंदर रास्ता कब्जाने और मारपीट के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में धनंजय सिंह और ब्लॉक के प्रमुख विनय सिंह और उनके सरकारी गनर समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में निष्पक्षता न बरतने और एक पक्षीय कार्रवाई करने के आरोप में थाना प्रभारी उपेंद्र सिंह को तत्काल पोस्ट से हटा दिया है। दोस्तों ये पूरा मामला लखनऊ के अहिमा मऊ स्थित स्वास्तिक सिटी सोसाइटी का है, जहाँ पर पीड़ित
कौशल तिवारी के अनुसार उनके घर के बगल में जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक के प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह ने जमीन खरीदकर मकान बनवाया। आरोप है कि विनय सिंह सोसाइटी की उस 20 फीट चौड़ी सड़क को बंद कर रहे हैं और उसे अपने कमरे से मिलाने की कोशिश कर रहे मकान से मिलाना चाहते हैं, जो पिछले 20 वर्ष से मुख्य मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। 29 दिसंबर की शाम को विनय सिंह अपने साथियों के साथ सरकारी गनर के साथ सड़क पर दीवार खड़ी करने के लिए पहुंचा था। स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया। धनंजय सिंह के नाम लेकर यह व्यक्ति धमकी दे रहा था। मारपीट के आरोप भी लगे हैं। कुल मिलाकर 200 सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई है। तो इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ लोग किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं। दोस्तों, इनको लगता है कि इन्हीं लोगों की सरकार है और आप लोग जानते हैं कि ये कैसे जातिगत मानसिकता से प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों, इनको लगता है कि इन्हीं की जाति की सरकार है और गुंडागर्दी खुलेआम करते हैं। धनंजय सिंह, विनय सिंह, सरकारी गनर विपुल यादव और अन्य लोगों के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 के तहत केस दर्ज किया गया है। हत्या का प्रयास धारा 109, बलवा मारपीट 152, 115(2) और आपराधिक धमकी 351(3) के तहत यह मामला चल रहा है। आपराधिक साजिश SC/ST एक्ट जैसे संगीन धाराएं भी शामिल की गई है। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही किया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें हरियाणा की राजनीति में एक और पार्टी की वापसी हो रही है। दोस्तों, इनेलो पार्टी को भारी समर्थन लोगों का मिला है। 2018 में इनेलो पार्टी के टूटने के बाद इनेलो बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन लगभग 7 साल के बाद इस पार्टी की वापसी हो रही है। दोस्तों, जननायक जनता पार्टी यानी अभय चौटाला के भतीजे की पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने अभय चौटाला की पार्टी INLD पार्टी को कमजोर कर डाला था। लेकिन अब क्योंकि अभय चौटाला की राजनीति में वापसी हो रही है और कहीं ना कहीं इनेलो पार्टी की वापसी से एक बात स्पष्ट होगा कि हरियाणा के चुनाव के नतीजे में जबरदस्त तरीके के परिवर्तन देखने को मिलेगी और दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला की राजनीति लगभग खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इनेलो पार्टी रोहतक के अंदर 2025 में हरियाणा की सबसे बड़ी रैली करके शक्ति प्रदर्शन करते हैं। अब देखना होगा कि 2026 में जाट समाज के लोग कितना इनको साथ देते हैं। आने वाले हरियाणा के चुनाव भी काफी दिलचस्प होंगे। देखना यह होगा कि क्या जननायक जनता पार्टी वापसी करेगी या फिर इनेलो पार्टी की वापसी होगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे जनशक्ति जनता दल पार्टी के प्रमुख तेज प्रताप यादव की तबियत बुधवार को अचानक से बिगड़ गई। पेट में तेज दर्द की शिकायत के बाद आनन फानन में उनको पटना के कंकड़बाग स्थित मेडिवर्सल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। यहां पर करीब 1.5 घंटे तक उनका जांच चलता रहा और इलाज चला। डॉक्टर द्वारा जांच के बाद उन्हें दवाइयां देकर परहेज की सलाह दी गई। जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव बुधवार को सुबह 11 बजे मेडिवर्सल अस्पताल पहुंचे, जहां पर पेट में लगातार दर्द होने के कारण उन्होंने स्वयं अस्पताल में जाकर इलाज कराने का फैसला लिया है। ऐसे में इलाज के बाद वो पूरी तरीके से स्टेबल है दोस्तों, लेकिन खान पान में कुछ परहेज करने के लिए भी उनको बोला गया है। ऐसे में ये अच्छी बात है कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बरेली में मंत्री संजय गंगवार ने एक विवादित बयान दिया है। मंच पर भाषण के दौरान संजय गंगवार बीजेपी के नेता कहते हैं कि वे लोग जोर जोर से नारे लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। आप लोग भी जोर से जय जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे लगवाइए। यानी मुस्लिम समाज के लोगों के नारे को याद करवाकर वहां पर मौजूद रैली में मौजूद लोगों से नारे लगवाए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते ही है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बीजेपी वाले सबसे ज्यादा डरते हैं, इसीलिए 24 घंटे कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं जो मुस्लिम विरोधी में होती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को सिंपल अपने लोगों से नारे लगवाने चाहिए थे, लेकिन ये बोलकर कि मुस्लिम समाज के लोग ये नारा लगाते हैं तो आप लोग भी दूसरा नारा लगाइए, तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति किस तरीके की मानसिकता है इस व्यक्ति की। आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर गुजरात कांग्रेस 1 जनवरी से ग्रामीण क्षेत्रों में महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के तहत 1000 से अधिक जिला पंचायतों, 5000 से अधिक तालुका पंचायतों और अन्य क्षेत्रों में सीधा जनसंपर्क किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों के अंदर 17 महानगर पालिकाओं को टारगेट करते हुए कांग्रेस पार्टी वहां पर डायरेक्ट पहुंचेगी। कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम भी लॉन्च किया जा रहा है। कार्यक्रम दूर तक पहुंचाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस कार्यक्रम का असर व्यापक तौर पर देखने को मिले। राहुल गांधी लगातार गुजरात कांग्रेस से दिन रात मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं। जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी की बैठक भी हुई थी और अगले महीने राहुल गांधी फिर से गुजरात के दौरे पर पहुंच सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, पीछे साल के आखिरी कैबिनेट की बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गैर हाजिर नजर आए और बीएमसी के निकाय चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा और शिंदे के बीच में खींचतान चल रही है। शिवसेना ने साफ कर दिया कि शिंदे नाराज नहीं है, बीमार है और ठाणे स्थित अपने घर पर आराम कर रहे हैं। और जब भी दोस्तों शिंदे को कोई दिक्कत होती है, यानी शिंदे को जब भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं मान रही, वो ठाणे स्थित अपने घर चले जाते हैं और ठाणे में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद बीजेपी के नेता डर जाते हैं और फिर फोन करते हैं। फिर फोन करने के बाद शिंदे वापस लौटते हैं
और बीजेपी को शिंदे की बातें माननी पड़ती है। ये एक पैटर्न है जिसे देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस पैटर्न के तहत ही ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने पुलवामा के आतंकी हमले को विदेशी साजिश बताने के साथ ही इस बात से इनकार कर दिया कि वो विदेशी साजिश था, बल्कि ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। उनके इस बयान पर यूपी सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद और बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने कड़ी आपत्ति जताई है और देश का अपमान बताया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी कहा था कि अमित शाह बंगाल में आकर बोलते हैं कि बंगाल में घुसपैठी आ गए हैं सारे। तो ममता ने कहा कि अगर बंगाल में सारे घुसपैठी आ गए हैं तो भाजपा वाले बताएं कि आखिर पुलवामा का अटैक किसने किया था। अगर वो अटैक घुसपैठियों ने नहीं किया था तो क्या भाजपा वालों ने करवाया था? अब ये सवाल तो पूछा है दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, लेकिन जवाब बीजेपी की ओर से अब तक नहीं आया है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर किया, बहुत धन्यवाद।